नाज़रीन, चीन और अमेरिका की जंग के अंदर बड़ी एस्केलेशन देखने को मिल रही है। खबर यह सामने आ रही है कि ट्रंप 245% टैरिफ जो है वो चाइना के ऊपर लगाने जा रहे हैं। इससे पहले 145% टैरिफ लगे, जिसको रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन वो सिर्फ सेमीकंडक्टर्स के हवाले से, आईफोन्स, लैपटॉप्स, इस हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस हवाले से जब वो कम किए गए थे, लेकिन बाकी जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर ये टैरिफ मौजूद थे। लेकिन अब ओवरऑल टैरिफ जो है वो बढ़ाकर 245% जो है वो अमेरिका ने करने का फैसला कर लिया है। ये अमेरिका से खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही आप देख लें कि पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो इससे हिलने जा रही है, क्योंकि दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज आपस में लड़ रही हैं। सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका और दूसरी बड़ी इकॉनमी चाइना। तो इससे पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो मुतासर होने जा रही है, और उसका थोड़ा सा मुजाहरा हमने देखा भी है। सिर्फ उस 72 घंटों के अंदर कैसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, अमेरिका को भी हुआ, बाकी दुनिया को भी हुआ। तो ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोलैटरल डैमेज होगा, दोनों तरफ तबाही आएगी, और जीतेगा वो जिसका कम नुकसान होगा। यानी इसमें जीत का पैमाना सिर्फ यह है, जीत का पैमाना यह नहीं है कि एक का नुकसान होगा और एक का नुकसान नहीं होगा। इसमें जीत का पैमाना सिर्फ यह है कि किसका नुकसान जो है वो थोड़ा होगा। और अमेरिका के अंदर शदीद तनकीद की जा रही है ट्रंप की इन पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि ट्रंप का जो बुनियादी जो उसका प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वो ये फैसला कर रहा है, उसका बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि दुनिया ने अमेरिका को लूटा है। और अगर आप प्रिंसिपली देखें और रियलिटी में देखें तो ये बिल्कुल फेक एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया ने अमेरिका को लूटा है और वो अमेरिकन इकॉनमी को कमजोर बनाकर पेश करता है। हालांकि आप देखिए, अमेरिका जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की सर्विसेज दुनिया को देता है, और इसके अलावा आप देख लें कि उनकी जो कंपनीज हैं उनका गलबा पूरी दुनिया के ऊपर है। अमेरिकन कंपनीज पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही हैं। तो लूटा किस तरह से है? ये जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका की इकोनॉमी है, ये कैसे बनी है? और बाकी जो अमेरिका ने जंगें की, जो रिसोर्सेज वहां से निकाले, तो ये प्रिंसिपली जो है और ऑन रियलिटी वो आइडियोलॉजी ही गलत है जिसके ऊपर आगे ट्रंप साहब जब वो फैसले कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन के अंदर कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें एप्पल, बाकी टेस्ला आप देख लें, वो इस वक्त शदीद बहरान का शिकार हो चुकी हैं। और अब ये जो एस्केलेशन मजीद होने जा रही है 245%, इसके असरात यूरोप पर क्या होंगे, बाकी दुनिया पर क्या होंगे, और सबसे पहले तो अमेरिका इसका खुद जब निशाना बनेगा। और इसमें पूरे अमेरिका का कंसेंसस है, पूरे अमेरिका का इसके अंदर कंसेंसस है कि इसका पहला जो विक्टिम है वो खुद अमेरिका जब वो बनने जा रहा है। फ्रांस के अंदर कुछ गैर मामूली डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। फ्रांस के अंदर टॉक्स होने जा रही हैं ईरान के हवाले से। स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो फ्रांस पहुंच रहे हैं। हमें पता है कि फ्रांस किस तरह से मुतहरिक है गजा के हवाले से। तो यहां यूक्रेन, ईरान और गजा, दुनिया के 3 सबसे बड़े मसले वो यहां पर जब डिस्कस होने जा रहे हैं। और रशिया और चाइना पूरी तरह से ऑन बोर्ड है और ईरान के साथ खड़े हैं। अभी रशिया से स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने कहा कि हम जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें पूरी तरह से इसमें मौजूद हैं। अमेरिका के साथ मुसलसल कोऑर्डिनेशन हम रखे हुए हैं। तो बात यह है कि जहां पर रशिया अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है रिगार्डिंग ईरान, ठीक है, और चाइना यहां पर ईरान के साथ खड़ा है, तो अमेरिका हमला कैसे करेगा? और फ्रांस जहां पर अब ये मीटिंग होने जा रही है, बड़ी डिसाइसिव लेवल की मीटिंग जो है फ्रांस में होने जा रही है, पहली इस नौयत की मीटिंग है। और फ्रांस ये कह चुका है, साथ जर्मनी ये कह चुका है कि ईरान के साथ डिप्लोमेसी का रास्ता लिया जाए, जंग का रास्ता जो बना लिया जाए। तो यहां पर जो इसराइल के मंसूबे हैं वो फिलहाल पूरे होते हुए ईरान के हवाले से नजर नहीं आते। किसी भी वक्त मामला बदल सकता है, लेकिन फिलहाल इजराइल के मंसूबे यहां पर पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। ईरान जो है वो इसमें अपने गोल्स अचीव करने में कामयाब हो रहा है। और ट्रंप की जो लड़ाई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ, वो एस्केलेट कर गई है। अभी ट्रंप ने बड़ी हार्श जुबान जो है वो हार्वर्ड और बाकी यूनिवर्सिटीज के हवाले से इस्तेमाल किया और कहा कि हार्वर्ड तो एक मतलब इस तरह से उन्होंने कहा कि फजूल ये यूनिवर्सिटी है और इसको तो कोई वर्ल्ड ग्रेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में ही नहीं होना चाहिए। तो वो अमेरिकन सर पकड़ के बैठे हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। यानी जैसे अमेरिकी जो नायब सदर है उसने यूरोप में खड़े होकर कहा था कि तुम्हें खतरा जो है रशिया और चाइना से नहीं है, तुम्हें खतरा तुम्हारे अंदर से है। तो ये बात जो है वो असल में अमेरिका के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। आगाज हम जरा गजा से करते हैं। 3 हेडलाइंस नज़र में आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वक्त ब्रुटैलिटी हो रही है, बमबारी हो रही है, और इसराइल जो है वो तमाम हदें ऑलरेडी वो पार कर चुका है, लेकिन उसकी बमबारी इस वक्त भी जारी है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? भाई कोई तो इसका एंड है ना, कोई तो इसका एंड गेम है। क़यामत तक तो ये मामला जारी नहीं ना रहना, कोई तो इसका इख्तिताम होगा। तो बेनी गांट्ज़ जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी है, सबसे इस वक्त वहां की जो फेमस पार्टी उसका सरबराह भी है, और इस जंग के शुरू में ये वॉर कैबिनेट का भी हिस्सा था, जो सारी बमबारी होती रही ये उसमें शरीक था। इसकी 3 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा?
is not a complete victory but a resounding failure। फिलिस्तीनी शहीद हो रहे हैं, ठीक है ना, इजराइल बमबारी कर रहा है, फौज दाखिल है, एक तरह से नजर आता है कि इजराइली है जो सबसे ज्यादा तबाही गजा के अंदर मचा रहा है, ठीक है, लेकिन यह विक्ट्री नहीं है बल्कि यह फेलियर है। उसकी वजह यह है कि इजराइल कहां पर दाखिल हुआ है, इजराइल उस इलाके में दाखिल हुआ है जो ऑलरेडी उसके कंट्रोल के अंदर है, और वहां पर किसको निशाना बना रहा है, औरतों और बच्चों को निशाना बना रहा है। तो यह बिल्कुल वाजे उनकी डिफीट है, और उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि इजराइल की जंग हमास की जंग नहीं है, इजराइल की जंग यह है कि उसने अपने आप को प्रिजर्व रखना है। तो इस तरह से तो प्रिजर्व, जैसे मैंने कल भी बताया कि वायलेंस जनरेट करके आप सेफ्टी नहीं रिजल्ट में ले सकते, वायलेंस जनरेट्स वायलेंस, और जो माइनॉरिटी है वो लॉन्ग टर्म तक मेजॉरिटी के ऊपर रूल नहीं कर सकती। ये दुनिया का उसूल है, कुदरत का ये उसूल है। नेतन्याहू इज नॉट सीकिंग रियल अचीवमेंट्स दैट वुड चेंज द रियलिटी ऑफ द रीजन। नेतन्याहू बार बार क्लेम करता है कि हम रीजन का मैप बदल के रख देंगे, फेस ऑफ द रीजन बदल के रख देंगे, अपने मुताबिक इस रीजन को ढाल लेंगे। बेनी गांट्स कह रहा है ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। नेतन्याहू कंटिन्यूज टू इंट्रेंच हिमसेल्फ बिहाइंड द आर्मीज टैक्टिकल अचीवमेंट्स। टैक्टिकल होता है वक्ती, कोई एक करंटली कोई ऐसी चीज हो जाती है, मिसाल के तौर पे किसी कमांडर को निशाना बना दिया तो नेतन्याहू क्लेम करता है कि उसने बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली। एक्चुअली वो भी विक्ट्री नहीं है, लेकिन इस तरह की कुछ टैक्टिकल चीजों के ऊपर नेतन्याहू क्लेम कर रहा है कि वो को बड़ा विक्टोरियस हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये बेनी गांट्स के अल्फाज हैं। तो यही बुनियादी मुद्दा है। बाकी मामलात किस तरफ जाते हैं, कितनी देर ये जंग जारी रहती है नहीं रहती, क्या मामला बनता है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन नतीजा एंड गेम मैंने आपके सामने रख दिया है। एंड गेम में इजराइल की विक्ट्री कहीं पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका की जानिब से मजीद असलहा की जो शिपमेंट है इमरजेंसी सतह के ऊपर वो भेजी गई है, इजराइल वो इस वक्त पहुंच चुकी है। अगली बात नाज़रीन यह है कि फ्रांस के अंदर कुछ गैर मामूली नौयत की मीटिंग होने जा रही है, स्टीव विटकॉफ और मार्को रूबियो। अच्छा, ये इनका पहला इस नौयत का दौरा है और ये फ्रांस पहुंच रहे हैं, जिसमें ईरान के साथ जो टॉक्स जारी हैं वो डिस्कस होगा, इसमें यूक्रेन डिस्कस होगा, इसमें गजा डिस्कस होगा, और जो ईरान का अगला राउंड ऑफ टॉक्स है वो रोम के अंदर भी हो सकती है, वो ओमान के अंदर भी हो सकती है। और रोम के अंदर होने की बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक चीज है, उसका कनेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ हफ्ते पहले जो है वो ईरान के सदर की जानिब से पॉप को खत लिखा गया था, ठीक है, मतलब रोम क्या है, पॉप वहां पर बैठे हुए ना, जो मसीहियों के सबसे बड़े पेशवा हैं, मजहबी पेशवा हैं, ईरान की वहां कुछ ना कुछ एक कम्युनिकेशन, और द ओनली इस्लामिक कंट्री जो उनके साथ कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि पॉप के सबसे ज्यादा बयान जो है वो गजा के हवाले से आ रहे हैं, और जो जुल्म वहां पर हो रहा है, उन्होंने इसराइल के खिलाफ बड़े सख्त बयान इस वक्त दिए हैं और फिल फॉर जंगबंदी का मुतालबा कई बार कर चुके हैं। तो वो कनेक्शन भी एक है। तो रोम के अंदर भी हो सकती है, ओमान के अंदर भी हो सकती है। तो यहां पर यूक्रेन डिस्कस होगा, ईरान डिस्कस होगा और गजा डिस्कस होगा। फ्रांस इससे पहले इजिप्ट का दौरा हुआ उसमें, और ट्रंप के साथ ज्वाइंट कॉल हुई। फ्रांस यानी कि पूरी तरह से इस हवाले से मुतहरिक है। दुनिया के 3 सबसे बड़े इशूज जो वो पेरिस के अंदर डिस्कस होने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान के साथ तीनों जो इस वक्त की वर्ल्ड पावर्स हैं वो इंगेज कर रही हैं, यानी अमेरिका, यानी कि रशिया और यानी कि चाइना। अभी अर्जेंटाइन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान कल जारी किया है। अर्जेंटाइन के प्रेसिडेंट जो कि बड़े करीब हैं ट्रंप के, उन्होंने बयान जारी किया कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस तरह से होगा कि अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस में काम करे, 3 पावर जो है वो सरबराही करेंगी नए वर्ल्ड ऑर्डर की। अमेरिका अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, चाइना अपने और रशिया अपने, यानी 3 पावर्स होंगी जो दुनिया का फैसला करेंगी, और तीनों अपने अपने इन्फ्लुएंस में काम करें। अमेरिका उधर ना जाए, चाइना इधर ना आए, यानी अपने अपने सर्कल के अंदर, अपने अपने दायरे के अंदर रहकर काम करें। तो ये 3 पावर्स हैं, तीनों इस वक्त ईरान के साथ इंगेज कर रही हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, द ओनली इस्लामिक कंट्री। तो यहां पर रशिया और चाइना तो ईरान के साथ खड़े हैं, और तीसरी जो पावर है उसके नेगोशिएशंस हो रहे हैं। अभी रशिया से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है। रशिया ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि वो किस तरह एक गारंटर के तौर पर यहां मौजूद है, वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान। यानी बार बार वो ये भी कहते रहे अमेरिका को कि थ्रेट ऑफ फोर्स, मैक्सिमम प्रेशर, ये वो सारी बातें इससे पीछे हट जाएं। यानी रशिया दरमियान में बाकायदा मौजूद है, जो भी ईरान के साथ बातचीत जारी है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान अकेला नहीं है, रशिया वहां पर बैठा हुआ है और हर बात के अंदर वो शरीक है। ईरान से जो भी बात की जा रही है, रशिया कह रहा है कि हम दरमियान में मौजूद हैं। वी आर कंटिन्यूइंग ऑन अ सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। सालिस के तौर पर रशिया दरमियान में मौजूद है, गैर मामूली। यानी जो भी ट्रस्ट डेफिसिट है, रशिया अमेरिका को कह रहा है कि आपको जो भी चीज मनवानी है, जो प्रिंसिपल चीज है, हम खड़े हैं साथ, हम आपको मनवा कर देंगे। जो न्यूक्लियर के हवाले से उसूली पोजीशन है, यानी रशिया भी नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, चाइना भी नहीं चाहता, तो ईरान भी नहीं चाहता।
लेकिन अमेरिका इस नैरेटिव को मानता तो नहीं है ना। तो रशिया कह रहा है कि हम इसमें आपको गारंटीज देते हैं, ठीक है। तो मसला किस चीज का है? अगर आप सो कॉल्ड आप बार बार अमन की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, तो हम गारंटर है ना कि नहीं होगा न्यूक्लियर। आप मामला को खत्म करें, सैंक्शंस को खत्म करें। वी आर रेडी टू हेल्प रिजॉल्व द इशू रिलेटेड टू द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम थ्रू पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मींस। न्यूक्लियर का जो इशू है हम रिजॉल्व करने के लिए दरमियान में मौजूद है। ये एक बड़ी बात है कि रशिया इस हद तक दरमियान में मौजूद है। तेहरान के अंदर जो चाइनीज एम्बेसी है उसकी आज स्टेटमेंट देखिए। चाइना स्लैम्स यूएस प्रेशर ऑन ईरान, कॉल्स फॉर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि स्टॉप यूजिंग फोर्स एंड मैक्सिमम प्रेशर अगेंस्ट ईरान। फोर्स और जो मैक्सिमम प्रेशर है उससे अमेरिका जो बाज रहे। ये चाइनीज एम्बेसी जो तेहरान के अंदर है उसकी स्टेटमेंट आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, ईरान जंग जो है ना ये पूरे मिडिल ईस्ट को बदल के रख देगी, और अगर यहां पर बात कामयाब हो जाती है तो गजा का सीज़फायर तय है। अगर ईरान और अमेरिका की टॉक्स यहां पर कामयाब हो जाती हैं तो गजा का सीज़फायर तय है, ठीक है। और अगर ये जंग छिड़ जाती है तो फिर मामला किसी और तरफ चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि ये टॉक्स किस तरफ जा रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या लिख रहा है? यूएस सॉफ्टन्स न्यूक्लियर स्टांस ऑन ईरान, होल्ड्स फर्म ऑन रेड लाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कंफर्म कर रहा है कि ईरान अपने स्टांस के ऊपर, अपनी जो रेड लाइंस हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्टली खड़ा हुआ है। और पीछे कौन हट रहा है? अमेरिका। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। अब जो इंपॉर्टेंट बातें इसमें सामने आ रही हैं इस रिपोर्ट के अंदर और बाकी जराये से जो सामने आ रही हैं कि देखिए, इजराइल ये चाहता है अमेरिका के जरिए कि ईरान वैसे ही हो जाए जैसे जॉर्डन है, वैसे ही हो जाए जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इजिप्ट है, यानी कि उसके पास वो पावर ना रहे कि वो अपने आप को इजराइल के खिलाफ डिफेंस कर सके या इजराइल के खिलाफ किसी किस्म का ऑफेंस कर सके। आप देखिए जो अटैक ईरान ने किया इजराइल के ऊपर, जैसे मिसाइल पेनिट्रेट करके गए, क्या मिडिल ईस्ट की किसी दूसरी पावर के पास ये सलाहियत है? क्या जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, क्या इनके पास ये सलाहियत है? इकोनॉमीज तो ये ईरान से भी बड़ी हैं, तो अस्करी ताकत सबसे बड़ी ईरान है, तो वो इसको रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो इसको इजिप्ट और जॉर्डन बनाना चाहते हैं। ये है इजराइल की डिमांड्स। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर के ऊपर डील करे, और ईरान न्यूक्लियर के ऊपर डील करने के लिए तैयार है। लेकिन इजरायली प्रेशर में अमेरिका ईरान से बाकी चीजें भी बनवाता है, और ईरान कहता है कि हम वो चीजें तो फिर मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर जो भी होना है हो जाए, फिर जंग होनी है तो हम जंग के लिए तैयार हैं। और अगर जंग होगी तो क्या अमेरिका का उसमें इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं है। तो या तो अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर के जरिए इजरायली डिमांड्स ईरान से बनवा लेता। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि ईरान अपनी उन रेड लाइंस के ऊपर स्ट्रांगली खड़ा हुआ है कि हम जनाब अपने रीजनल अलायंसेस डिस्कस नहीं करेंगे। हमसे ये ना डिस्कस किया जाए कि हम किसको सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं करते, हुतीज के साथ हमारा क्या मामला है, हिजबुल्लाह के साथ क्या है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारी जो कन्वेंशनल पावर है, बैलिस्टिक मिसाइल, ये वो, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ टॉक्स किसके गिर्द घूमेंगी? मुद्दा क्या होगा? वो न्यूक्लियर वेपन है, इसके ऊपर हमारे साथ बैठकर बात करें। लेकिन इजरायली प्रेशर में अमेरिका नहीं कर रहा था, लेकिन अब पीछे हटा है। जो ईरान मनवाना चाह रहा था बुनियादी तौर पर कि दायरा कार क्या होगा, फ्रेमवर्क क्या होगा, वो ईरान ने मनवा लिया। तो इसके ऊपर रशिया और चाइना की भी यही पोजीशन है कि फोर्स और बाकी चीजों पीछे हटे। आपका मसला न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर के ऊपर बात करने के लिए तैयार है, हम गारंटीज देने के लिए तैयार है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनेगा। जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी उसमें भी ब्रिक्स के उस एलामिया के अंदर शामिल है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनेगा। तो मसला तो हल हो सकता है। मसला इजराइल की तरफ से आता है, वो जंग की तरफ धकेलता है। तो अब अमेरिका देख रहा है कि जंग तो उनके इंटरेस्ट में नहीं है, तो इसलिए फिलहाल तो इजराइल अपने मंसूबों में नाकाम हो रहा है कि अमेरिका सिर्फ उसी चीज के ऊपर बात कर रहा है। और इजराइल को तो यह भी कबूल नहीं है कि किसी किस्म के टेबल के ऊपर बैठा जाए ईरान के साथ, लेकिन अमेरिका टॉक्स कर रहा है। और रशिया कह रहा है अमेरिका को कि आपने टॉक्स करनी है, ठीक है। और चाइना मैसेज दे रहा है कि अगर आपने यहां पर अटैक किया तो हम यहां पर बैठे हुए हैं। तेहरान के अंदर चाइनीज एम्बेसी का देखिए ना, ये सिंबलिज्म मैटर करता है। तेहरान के अंदर चाइनीज एम्बेसी बयान जारी कर रही है, तो ये चीजें होती हैं। अब ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी स्टेटमेंट जरा देखिए। इफ एन एग्रीमेंट इज रीच्ड इन टॉक्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स वी वेलकम इट। अगर कोई मुआहदा हमारा तय पा जाता है तो हम उसको मुकम्मल तौर पर वेलकम करेंगे। तो इस वक्त फिलहाल इजराइल की नींदें हराम हो चुकी हैं, और जो नेतन्याहू के मंसूबे थे वो उसको यहां पर पूरे होते नजर नहीं आ रहे। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने कहा कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम रखें, सिविल यूज के लिए रखें, हमें मसला नहीं है। यहां पर बात आ चुकी है। हालांकि पहले तो नेतन्याहू क्या कह रहा था कि ये मुकम्मल रोल बैक कर दे, मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर दे, जैसे लिबिया का हुआ। और इराक का इजराइल ने बजरिया फोर्स तबाह कर दिया था। लिबिया का निगोसिएशन के जरिए रोल बैक हो गया। अब बात यह है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को भी तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहा है, और यूएई का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी है सिविल यूज के लिए, एनर्जी के लिए।
तो ईरान भी कह रहा है कि हम इसके लिए जारी रखेंगे और चाइना रशिया उसकी गारंटी दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मसला क्या है, मसला वहीं से है, जो नेतन्याहू की पॉलिसी है वहां से मसला है। तो गजा की टॉक्स जारी है, साथ ईरान, ये सारी चीजें आपस में लिंक है, ठीक है ना। ये अगर ईरान की टॉक्स कामयाब हो जाती हैं तो उधर भी मामला जो है वो तय पा जाएगा। अगर उधर गजा का मामला तय पा गया तो बहुत चांसेस हैं कि ईरान की टॉक्स भी फिर कामयाब हो जाएंगी। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लिंक है। वहां पर जो यूनिवर्सिटीज के अंदर तहरीक है वो बहुत एस्केलेट हो गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2.2 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग जब ट्रंप ने कट की, आगे से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि जो करना है कर लो, हम अपनी पॉलिसीज नहीं बदलेंगे, हम डिक्टेशन नहीं लेंगे कि किसको हायर करना है किसको नहीं करना, फला फला, ये सारी बातें उन्होंने की। अभी जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जरा देखिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टीचेस हेट्रेड एंड स्टुपिडिटी एंड शुड नो लॉन्गर रिसीव फेडरल फंडिंग। मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में ट्रंप ये कह रहा है कि ये तो स्टुपिडिटी पढ़ाते हैं और इसको कोई फेडरल फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए और ये नफरत फैला रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, ये और ट्रंप कह रहा है, अमेरिकी सदर अपनी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में कह रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज नो लॉन्गर अ वर्दी प्लेस फॉर एजुकेशन। ये तो फजूल सी यूनिवर्सिटी है, ये कोई जगह नहीं है कि जहां पर बैठकर कोई एजुकेशन हासिल की जाए। एंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज। और इसको दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है उसकी तो लिस्ट में ही नहीं होना चाहिए। ये अमेरिकी एम्पायर का डिक्लाइन है और मैड किंग जो है वो कहा जा रहा है ट्रंप को, और इसी वजह से कहा जा रहा है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि मतलब आप अपनी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज को ये बातें सुना रहे हैं और उनकी फंडिंग कट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वहां पर एंटी इजराइल मुजाहरे हुए हैं। एंटी इजराइल भी नहीं है, एंटी वॉर मुजाहरे हुए हैं। मतलब ये हैरान कुन है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैज लॉस्ट इट्स वे एंड इज हायरिंग ऑल द रेडिकल लेफ्ट विंग इडियट्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इडियट्स को हायर कर रही है। तो ये तो मतलब बिल्कुल डिक्लाइन वाली बात है और ट्रंप ने आकर इस डिक्लाइन को तेज कर दिया। ऑलरेडी वो था लेकिन उसको बहुत ज्यादा डिक्लाइन की तरफ अमेरिका ले गया है। और हम इसकी जो इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सिटीज, नॉलेज, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। कोई भी सोसाइटी नॉलेज की वजह से तरक्की करती है और उसी की बुनियाद पर दुनिया में उनको इक़्तिदार मिलता है। जो नॉलेज में कौमें पीछे रह गई वो दुनिया के इक़्तिदार में भी पीछे रह गई। तो ये सारा नॉलेज ही है, ये सारा ये यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने बड़े बड़े ब्रेन्स पैदा किए हैं, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल इख्तिताम है और ओबामा और बाकी सारी वो चीजें भी हमने आपके सामने रखी हैं। अच्छा, अब बात यह है कि 245% टैक्स लगने जा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा। और इसमें आप नोट करिए कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, रिजल्ट्स उसके मुताबिक नहीं आए लेकिन वो अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। इससे ज्यादा अनसर्टेनिटी फैलेगी कि ये बंदा तो किसी एतमाद का है ही नहीं, है आज कोई बात करेगा कल कोई और करेगा। और उसका नतीजा क्या निकलेगा जो मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होगा कि इन्वेस्टर्स पैसा रोक लेंगे। इन्वेस्टर्स पैसा रोक लेंगे तो प्रोजेक्ट्स नए शुरू नहीं होंगे, नए इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, नई कंपनी शुरू नहीं होंगी, जिससे नई हायरिंग नहीं होगी, नया स्टाफ नहीं आएगा, इसका मतलब जॉब्स नहीं होंगी, तो बेरोजगारी इससे बढ़ने वाली है। और टैरिफ से मुराद होता है टैक्स, ये सेल्स टैक्स है, इससे ज्यादा जो कुछ भी नहीं है। टैरिफ इज अ सेल्स टैक्स। इससे इन्फ्लेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ने जा रही है, जिससे अमेरिका के मिडिल क्लास पुअर ये ज्यादा मुतासर होंगे और अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज है उसमें से लोग सरमाया निकालना शुरू कर देंगे। इसलिए एप्पल, ये सारी बड़ी कंपनीज ऑन स्टेक हैं। देखिए, बुनियादी बात यह है कि अमेरिका का जो रूल था ना वो आज चाइना अप्लाई कर रहा है और तरक्की कर रहा है। अमेरिका का रूल यह था कि अच्छी प्रोडक्ट बनाओ सस्ते पैसों में, ठीक है, कम प्राइस के साथ अच्छी प्रोडक्ट बनाओ और वो दुनिया में कंपीट करेगी। इसी उसूल के ऊपर आज चाइना आगे बढ़ रहा है, अच्छी प्रोडक्ट और सस्ती, ठीक है ना। तो ये बुनियादी चीज हो गई। और आप देखिए टेस्ला लीड कर रही थी, अभी कल की बात है, टेस्ला पूरी दुनिया में लीड कर रही थी, आज टेस्ला लीड नहीं कर रही। आज चाइनीज जो कंपनी है BYD, बिल्ड योर ड्रीम इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो दुनिया के अंदर लीड कर रही है। टेस्ला जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर आ चुकी है। अभी कल की बात है, टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो सबसे ज्यादा खुद चाइना के अंदर सेल हो रही थी, आज नहीं हो रही हैं। और यूरोप के अंदर तो बेड़ा ही खरक हो रहा है। तो ये 7 बड़ी अमेरिका की कंपनीज हैं और एप्पल की आप सूरत हाल देख लीजिए। मैं आपको बताऊं कि एक शन चाइनीज ब्रांड है और ये फैशन ब्रांड है, और आपको बताया ये दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड है चाइना का, शन ब्रांड, ठीक है। और इसकी वही प्रोडक्ट्स अच्छी और सस्ती, ये दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड है। और इसको अभी रिसेंटली, ये कुछ दिनों की बात है, जब ये यूके का दौरा जो है वो हुआ है चाइना का, शन ब्रांड को लंदन में ओपनिंग की इजाजत मिल गई है। यानी चाइना इस तरह से यूरोप में एंटर हो रहा है। शन ब्रांड को लंदन में ओपनिंग की इजाजत मिल गई है। और ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, वो कंपीट नहीं कर रहे हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं और इस बुनियाद के ऊपर कि दुनिया ने हमें लूटा है। मतलब टोटली ये फेक बात है और उसका नतीजा भी हमारे सामने आ रहा है। चाइना ने कहा कि हम आखिर तक लड़ेंगे। चाइना सेज नॉट अफ्रेड टू फाइट अ ट्रेड वॉर विद यूएस।
बीजिंग इज नॉट अफ्रेड टू फाइट द टैरिफ वॉर विद द यूएस, emphasizing that the United States should change its approach if it wants to resolve the issues. आखिर तक वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। आखिर में एक जरा हेडलाइन देखिए और उसके बाद अमेरिकी जवाल का नया सबूत देखिए जिसके ऊपर इजराइल खड़ा हुआ है। यूरोपीय यूनियन गिव्स स्टाफ बर्नर फोन्स इन फियर ऑफ यूएस एस्पाइनेज, फाइनेंशियल टाइम। मामलात इतने खराब हो चुके हैं कि यूरोप को अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो चुका है। टोटल बातों में नहीं, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ट्रस्ट खत्म हो चुका है। यूरोप ने अपने स्टाफ को वो अमेरिकन जो डिवाइसेस हैं वो खत्म कर दी हैं और दूसरी डिवाइसेस दी हैं। और किस लिए? कि अमेरिका यूरोप के ऊपर जो है ना स्पाइनेज ऑपरेशंस कर सकता है, जासूसी के ऑपरेशंस कर सकता है। अनबिलीवेबल। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है, द यूरोपीय यूनियन इज स्टार्टिंग टू ट्रीट द यूनाइटेड स्टेट्स लाइक एन एडवर्सरी। यूरोपीय यूनियन ने जो है वो अमेरिका को एक हरीफ, एक दुश्मन के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया है। हमारे अल्फाज नहीं है, फाइनेंशियल टाइम के अल्फाज हैं। इंप्लीमेंटिंग द सिक्योरिटी मेजर्स लाइक यूजिंग बर्नर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट वर प्रीवियसली यूज्ड अगेंस्ट यूरोपीय यूनियन फोर्स लाइक रशिया एंड चाइना। जो इससे पहले यूरोपीय यूनियन के दुश्मन थे रशिया और चाइना, उनके खिलाफ जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती थी सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, अब वही डिवाइसेस जो है वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। अमेरिका से भी अब उनको यह है कि स्पाइनेज यानी एडवर्सरी के तौर पर अब यूरोपीय यूनियन बाकायदा देखना शुरू हो चुका है। ये हालात है। यूरोप अब कभी ट्रस्ट नहीं करने वाला। अभी इन्होंने नारा लगाया कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। अमेरिका और यूरोप ये नारा लगाते थे दुनिया के ऊपर, आज अमेरिका यूरोप के ऊपर ये नारा लगा रहा है और यूरोप दोबारा कभी अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये जनाब इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है और मामलात एस्केलेट हो रहे हैं। ट्रंप पीछे नहीं हटेगा, ट्रंप इकदाम बढ़ाता चला जाएगा जिससे अमेरिकन इकॉनमी और उसका जो ट्रस्ट है उसको धचका पहुंचता चला जाएगा और चाइना इसके लिए तैयार है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय ज़रूर आगाह करें। फिलहाल के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।